एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बेहद प्रेम किया करते थे और एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि इन्होंने घर वालों के खिलाफ जाकर भागकर शादी कर ली। शादी के बाद ये रस्मों रिवाजों में बंध गए। 7 जन्मांतर का इन्होंने एक दूसरे से रिश्ता जोड़ लिया। सब कुछ सामान्य चल रहा था, प्यार था, मोहब्बत थी और परिवार, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन 4 वर्षों बाद वही पति अपनी ही प्रेमिका और अपनी ही पत्नी का बेरहमी से कत्ल कर देता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। और जब वजह आप जानेंगे तो वजह सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शायद प्यार से विश्वास उठ जाए, मोहब्बत से यकीन टूट जाए और शायद आप भी बोले कि आज के वक्त में प्यार जैसी कोई चीज शायद होती ही नहीं है। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये यूपी के मेरठ के सरदना की कहानी है। यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है दीपक, जिसकी उम्र होती है 28 वर्ष। इसके पिता एक ज्वेलर थे। ये अपने ही पिता की ज्वेलरी की शॉप पर बैठकर कार्य किया करता था। आते जाते एक लड़की होती है जो लखनऊ की रहने वाली है, नाम है रूबी, जिसकी उम्र है लगभग 23 वर्ष। इसके पिता बहुत बड़े कारोबारी होते हैं, इनके पास बहुत पैसा होता है, हर एक तरह से ये संपन्न लोग होते हैं। रूबी नाम की लड़की से दीपक की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इन्हें खुद नहीं पता चलता। धीरे धीरे दोनों आपस में एक साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और अब एक समय ऐसा आता है कि इन्हें लगता है कि अब ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इस वजह से ये शादी करने का विचार करते हैं और अपने घर वालों से इस सिलसिले में बातचीत करते हैं। लेकिन इनके घर वाले इसके लिए मानते नहीं हैं क्योंकि रूबी का परिवार एक बेहद ही अमीर और अच्छे कारोबारी परिवार से था। वो अपनी बेटी की शादी दीपक के साथ नहीं करना चाहते थे। वो अपने बराबरी वाला कोई रिश्ता देखना चाहते थे और लड़की की शादी एक अच्छे तरीके से करना चाहते थे। लेकिन लड़का और लड़की नहीं मानते हैं और घर वालों के विरुद्ध जाकर घर से भाग जाते हैं और भाग करके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अभी समय बीत ही रहा था कि कुछ समय बाद दीपक के घर वाले उन दोनों को अपने पास बुला लेते हैं और उन्हें माफ करके वो अपने घर में रख लेते हैं। समय धीरे धीरे बीतने लगता है और आखिरकार रूबी के परिवार वाले भी रूबी को माफ कर देते हैं क्योंकि वो एक ही बेटी होती है और उसके प्यार में उसके माता पिता झुक जाते हैं। अब समय अच्छे से बीतने लगता है, दोनों में प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है और दिन बीतने लगते हैं। और अभी शादी को साल भर भी नहीं बीता था कि दीपक को जब ये लगता है कि रूबी अब अपने मायके आने जाने लगी है, उनसे बातचीत करने लगी है, थोड़ा बहुत इनका रिश्ता संभलने लगा है, तो ये कहता है कि तुम जाकर के अपने पिता से पैसे लेकर आओ। तो थोड़ी बहुत जब मांगे होती हैं तो रूबी उनकी पूरी कर दिया करती थी। जाती थी अपने पिता से पैसे लेती थी और लाकर दीपक को दे दिया करती थी। वक्त धीरे धीरे बढ़ने लगता है और दीपक उसे ताने देता है कि हमने लव मैरिज की थी इसलिए मुझे दहेज नहीं मिला। अगर हम दोनों शादी करते तो मुझे दहेज में अच्छी खासी मोटी रकम मिलती, यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार वालों के दहेज के पैसे भी बच गए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी मोटी रकम मुझे ला करके दो। 2 से 4 बार रूबी अपने पिता से ला करके पैसे दे देती है। लेकिन अब दीपक एक घर देखता है जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए होती है। वो अपनी पत्नी से जिद करता है, कहता है कि मुझे 20 लाख रुपए तुम अपने पिता से ला कर दो क्योंकि घर मैं खरीदूंगा जरूर लेकिन वो तुम्हारे नाम पर होगा, उसमें रहोगी तुम, उसकी मालकिन तुम रहोगी, इसलिए मुझे 20 लाख रुपए अपने पिता से ला कर दो।
क्योंकि मैं अगर लव मैरिज नहीं करता तो भी मुझे दहेज में अच्छी खासी मोटी रकम मिलती, और तुम्हारे पिता के तो दहेज के पैसे भी बच गए। लेकिन रूबी अब मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है कि तुमने अपनी मर्जी से मुझसे लव मैरिज की थी, तुम चाहते तो किसी लड़की से अरेंज मैरिज कर सकते थे। लव मैरिज में ये दहेज वाली बात कहीं पर भी नहीं आ सकती। अगर तुम्हें पैसों का लालच था तो तुम मुझसे विवाह करते ही नहीं। लेकिन अब ये लोग मानते नहीं हैं। दीपक इस पर दबाव बनाता रहता है, और रूबी को पता था कि पिता उससे बातचीत करने बेशक लगे हैं, लेकिन उसकी गलती की सजा वो जिंदगी भर ना भुगते, इसके कारण वो अपने पिता को कुछ भी नहीं बताती, और वो बोल देती है अब तुम चाहे कुछ भी बोलो, चाहे मुझे मारो, चाहे पीटो, चाहे घर से निकाल दो, लेकिन मैं अपने पिता से एक फूटी कौड़ी लेकर नहीं आऊंगी। दीपक इसे मारना पीटना शुरू कर देता है, लेकिन रूबी टूटती नहीं है। आखिरकार ये जो दीपक होता है इसे गुस्सा आ जाता है, और ये एक भारी सी वस्तु उठाता है और रूबी के सिर में दे मारता है, और रूबी वहीं पर अचेत होकर गिर जाती है, और उसके गले पर बैठकर उसका गला दबा देता है और उसकी हत्या करके उसे बेड पर लिटा देता है, और अब इत्मीनान से बैठकर सोचता है कि अब आगे क्या किया जाए। तभी इसके खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आता है। ये बाजार जाता है, वहां से छुरा और चाकू जैसी धारदार वस्तुएं लेकर आता है, एक बोरा खरीद कर लाता है, और घर आकर के अपनी उसी प्रेमिका, अपनी उसी पत्नी जिसके साथ इसने जीने मरने की कस्में खाई थी, 7 फेरे लिए थे, उसी पत्नी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद ये उसे बोरे में डालता जाता है, और टुकड़े भी इतने बारीक बारीक करता है कि शायद उसे जब तक लगे नहीं कि मैं अगर कहीं फेंक भी दूं तो ये टुकड़े किसी को मिलने नहीं चाहिए। उसके टुकड़े करता रहता है और बोरे में डालता रहता है, और रात का इंतजार करता है, और जब रात हो जाती है तो नहर में ले जा करके बोरे को खोल देता है और सारे टुकड़े उसमें बहा देता है। अब 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। जब घर वालों की रूबी से बात नहीं होती तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, और वो दीपक को फोन लगाते हैं, और दीपक कहता है कि रूबी की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी और उससे उसकी मौत हो गई, और पूछने पर कहते हैं कि मैंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन जो दीपक के घर वाले हैं उनको इस बात का पता चल जाता है, और इस वजह से वो फरार हो जाते हैं, और अब दीपक को भी संदेह हो जाता है कि अब वो बचेगा नहीं, इसलिए वो भी फरार हो जाता है। रूबी के माता पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर शिकायत दर्ज कराते हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद दीपक की तलाश की जाती है, लेकिन दीपक बहुत ही ज्यादा शातिर था। वो कुछ ही दिनों में यानी 2 से 3 दिन के अंदर खुद पुलिस स्टेशन आता है और अपना सरेंडर कर देता है और अपना जुर्म भी कबूल कर लेता है। पुलिस उसे लेकर के जाती है लाश की छानबीन के लिए, तो वो बताता है कि मैंने बारीक बारीक टुकड़े करके बोरी में इसे यहीं पर बहा दिया था। नहर में बहुत ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन टुकड़े इतने छोटे थे कि उसमें से एक भी टुकड़ा नहीं मिलता। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है और पुलिस कभी भी कहने वाले के ऊपर यकीन नहीं करती कि उसने कत्ल किया है। अब उसे पुलिस हिरासत में तो ले लिया गया है, लेकिन अब उसे क्या सजा मिलेगी ये तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? क्या प्यार वाकई में मर चुका है? क्या प्यार आज के वक्त में है ही नहीं? कमेंट में अपनी राय देना ना भूले। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है कि पहली बात तो माता पिता कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचते। हमें कभी भी माता पिता को दुखी करके भागकर शादी नहीं करनी चाहिए। आप पहली कोशिश करें कि अपने माता पिता को मनाएं। हो सकता है वो आपकी पसंद से राजी हो जाए, और अगर वो किसी कारणवश मना कर रहे हैं तो आप उनके विरुद्ध ना जाएं।
इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।